हेलो, गुड आफ्टरनून भाई। आज हम करेंगे अपना लेजिस्लेटिव यूनिट 7। ठीक है, इससे पहले हमने ब्लॉक फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारी 6 यूनिट थी, पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉक सेकंड, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है लेजिस्लेटिव से। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या होता है? लेजिस्लेटिव जो हमारे लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, जो कानून बनाते हैं उसको कौन कहते हैं? लेजिस्लेटिव। ये जितने भी मेंबर होते हैं ना, इनको हमने चुना है। ठीक है, ये सारे जितने भी मेंबर्स हैं, इनको सबको हमने चुना है। ठीक है, ये सारे हमारे मिनिस्टर है। ये क्या करते हैं? हमारे लिए कानून बनाते हैं। क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो जिन कानून बनाने का जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बोलते हैं। ओके, और ये हमारा पार्लियामेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यूनियन लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्पेशल पावर जो हमारी राज्यसभा के पास होती है वो, एंड देन प्रेसिडेंट ऑफिसर, लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात करेंगे, एंड देन राज्यसभा के हम ऑफिसर चेयरमैन की बात करेंगे। ठीक है, यही है पूरे चैप्टर के अंदर तो नहीं, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पूरे फर्स्ट पार्ट के अंदर, यही चैप्टर। टॉपिक काफी आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने का नहीं है, सबको कॉमन नॉलेज तो होगी अपनी इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, वही है। ठीक है, सो बचे हुए कुछ टॉपिक हम कल नेक्स्ट दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके, तो इसका पार्ट भी हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग का काम जो हम कार्य करते हैं लेजिस्लेटिव, ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो पार्लियामेंट, दूसरा प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किससे सिलेक्टेड होते हैं? बाय लेजिस्लेटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि कानून को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, पहले तो आपको डिफरेंस समझना होगा लेजिस्लेटिव का और एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेटिव मैंने आपको बताया जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, जो कानून को बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, हमारे विधायक जी होते हैं, ये सब ये लोग क्या करते हैं? ये जहाँ पे मीटिंग करते हैं राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, कानून ही तो बनाते हैं ना। स्टेट के लिए कानून बना रहे हैं कि स्टेट में एक नया कानून आया है। ठीक है, पूरे भारत में एक नया कानून आया है, इनको कौन बनाता है? इनको लेजिस्लेटिव तो बनाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव जो कानून बना है ना, उसको चलाते हैं। वो ठीक ढंग से सोसाइटी के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो किसका काम होता है? ये होता है एग्जीक्यूटिव का। ओके, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट एंड देन टेम्पररी। टेम्पररी जो कि इलेक्ट होके आते हैं, और परमानेंट जो कि अच्छी खासे अपने पेपर दे के आते हैं, जैसे हमारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो इनको कौन सिलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, लेजिस्लेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे कनेक्शन होता है आपस में। ठीक है, इनका एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है। मतलब हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन इलेक्ट कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, जो अपर हाउस होता है, जो लोअर हाउस होता है, उसी के तो मेंबर इलेक्ट करते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को, है ना। लेकिन यहाँ पे अलग होता है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट अलग इलेक्ट होके आता है, एंड देन जो हमारे ये जो मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, ये अलग होते हैं। ये होते हैं प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं, लेजिस्लेटिव दो लेवल में एग्जिस्ट करती है। एक तो स्टेट लेवल पर जो राज्य सरकार होती है, हरियाणा की सरकार हो गई, पंजाब की सरकार हो गई, यूपी की सरकार हो गई। ठीक है, तो ये जो स्टेट लेवल पे काम करती है होती है राज्य सरकार, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यूनियन लेवल पर काम करती है, जैसे हमारी मोदी सरकार, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा यूनियन लेजिस्लेटिव आर्टिकल 79, अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे तो उसके अंदर आर्टिकल 79 में क्या बोला है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 3 कंपोनेंट से मिलता है। कैसे? एक तो प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा एंड देन लोकसभा। राज्यसभा के अंदर हमारे जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो चुनते हैं किनको? जो हमारे मेंबर होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, एंड देन लोकसभा के मेंबर हमारे सीधे इलेक्ट होके आते हैं। किससे? जो सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, या फिर जो इंडिया के लोग होते हैं उनसे। प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया राज्यसभा से और लोकसभा से। देखो 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 भाई, इन
दोनों को प्रेसिडेंट, लोकसभा को कौन, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, ये दोनों चुनते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। आया समझ में? ये हमारे 3 कंपोनेंट हुए, 3 पार्ट होते हैं किसके, पार्लियामेंट के। आर्टिकल 79 याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब हम तीनों को, प्रेसिडेंट को, राज्यसभा को एंड लोकसभा को, इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये कौन है, हमारी करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन कौन है, ये हमारी द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। ओके भाई। लेकिन अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनका लेजिस्लेटिव पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। जो लेजिस्लेटिव होती है ना, जो लॉ बनाते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, पार्लियामेंट का। किसका, पार्लियामेंट का। ऊपर बात करी कि पार्लियामेंट के अंदर 3 चीजें होंगी, एक तो लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट, ठीक है। ही कैन नॉट सिट एंड पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ इन एनी 2 हाउसेस। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा के अंदर कोई भी मीटिंग हो रही है या फिर लोकसभा के अंदर कोई भी बैठक की जा रही है, मीटिंग की हुई है, हमारे प्रेसिडेंट आपको कभी भी वहां पे मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। कभी भी आपको दोनों हाउसेस के अंदर हमारे प्रेसिडेंट नहीं मिलेंगे। पीएम मिल जाएंगे लेकिन प्रेसिडेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब तो है नहीं कि उनका कोई रोल नहीं होगा। हमारे प्रेसिडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। एक बिल जब पास किया जाता है किसी भी हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर, वो जब तक कानून नहीं बनता जब तक हमारे प्रेसिडेंट के उसके ऊपर साइन नहीं होते हैं, ठीक है। बिल क्या होता है, अगर किसी भी हाउस के अंदर कोई भी बिल पास किया जाता है, जैसे कि बोला जाता है कि ये कानून बनना चाहिए, वो कानून जब तक नहीं बनेगा जब तक हमारे प्रेसिडेंट के उस पे साइन नहीं होंगे। ओके। प्रेसिडेंट के पास एक दूसरी पावर ये भी है कि बाय चांस क्या होता है कि कोरोना वाली सिचुएशन आ जाए या फिर कोई, सॉरी ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बाय चांस दोनों हाउस में किसी में भी सेशन नहीं हो पाते, मीटिंग नहीं हो पाती है कोई किसी भी हाउस में, लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, उस टाइम पे कानून की काफ़ी ज़रूरत है हमारे इंडिया को, ठीक है। कानून पास कराना है, लेकिन जब तक हमारे एमपी एमएलए नहीं होंगे, वो मीटिंग नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, मेजॉरिटी राजी नहीं होगी, तो भाई कैसे कानून बनेगा। तो उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है, वो क्या कर सकते हैं कि वो किसी भी लॉ को पास कर सकते हैं उस टाइम पर, ठीक है। ये हमारे प्रेसिडेंट का 2 पावर की हुई बात, एंड देन प्रेसिडेंट की बात हुई। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड द लोअर हाउस से बोला जाता है, पार्लियामेंट का छोटा हाउस एंड द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। किसको बोला जाता है, लोकसभा को, कि डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं लोगों से, ठीक है। जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो सीधे इलेक्ट होके आते हैं, मतलब लोग इनको चुनते हैं, इनके इलेक्शन होते हैं ब्रो। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोकसभा के अंदर 552 मेंबर्स मिलेंगे। कभी भी आपको 552 मेंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे लोकसभा के अंदर, ठीक है। 530 मेंबर हमारे स्टेट से आते हैं। स्टेट क्या, आपको पता ही होगा स्टेट क्या होती है, पंजाब, हरियाणा, 28 स्टेट है हमारी। यहाँ से 553 के आते हैं, मेंबर आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं स्टेट से। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सारी स्टेट से कितने मेंबर, 530 मेंबर, ठीक है। 20 मेंबर हमारे यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है। 20 मेंबर हमारे यूनियन टेरिटरी से आएंगे एंड देन 530 मेंबर हमारे स्टेट से आएंगे, ठीक है। 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, मतलब 2 मेंबर को चुना जाता है, किसके थ्रू, प्रेसिडेंट चुनता है हमारा, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है, जो कि रहते तो इंडिया के अंदर, लेकिन उनके बच्चे कहाँ पे रह रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहे हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, 2 मेंबर को चुन लिया जाता है, ठीक है। एट द प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने मेंबर है, 543 मेंबर। अगर आपसे कोई भी पूछता है ना कितने मेंबर है लोकसभा के अंदर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है 543 मेंबर है, ठीक है। अगर आपसे कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो क्या बोल रहा है, 552, ठीक है, 552, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब आप बोलोगे सीधे इलेक्ट होके आते हैं तो कैसे इलेक्ट होते हैं? ये भाई देखो, इनका इलेक्शन का क्या है कि मेनली इनकी सीट को ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसमें? स्टेट्स में, ठीक है। अब देखो मेनली क्या होता है कि कोई बड़ी स्टेट होती है, कोई छोटी स्टेट होती है। मेरे पास है क्या है, 5 एप्पल है, खाने वाले उसको कितने हैं? 3 इंसान है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है बेचारा 1 साल का, और एक कितने साल का है, एक 2 साल का है, एक अपना 18-19 साल का बच्चा है, ठीक है। अब मेरे पास 5 एप्पल है, मेरे को तीनों में वो बांटनी है। क्या मैं जो 1 साल का बच्चा उसे 2 एप्पल दूंगी वो खा लेगा? नहीं खाएगा, वो एक को खा ले, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो बड़ा बच्चा होगा उसको ज्यादा एप्पल दूंगी, जो छोटे छोटे होंगे उनको एक या आधा आधा एप्पल दे दूंगी, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो स्टेट्स होती है, जो बड़ी स्टेट होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो वहाँ पे सीट भी उतनी ही अलॉट की जाती है। जो सीट होती है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ पे सीट भी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है, ठीक है ब्रो। अगर यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन है तो आपको वहाँ पे के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, लोकसभा के, वो भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन गोवा बहुत छोटा सा है तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी काफी कम मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे इलेक्शन का क्या हुआ, तरीका हुआ, किसका? लोकसभा के मेंबर्स का। उसके बाद अगर जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होके आते हैं, वो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट इलेक्टेड होके आते हैं। हर एक अडल्ट उनको क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो जिसको ज्यादा सीट मिलती है, जो जिसको ज्यादा वोट मिलती है, वो जीत जाता है। एंड देन उसके बाद 5 साल का इसका टेन्योर होता है, 5 साल तक वो एमएलए बना रहता है। लेकिन क्या होता है, अगर 5 साल के बाद उसका पूरा टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद उसको दोबारा से इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है। अगर वो जीत जाता है तो ठीक है, हार जाता है तो बेचारा अपना घर बैठ जाता है, ठीक है। अगर बीच में ही लोकसभा जो होते हैं वो डिसॉल्व भी हो सकती है, ठीक है। लोकसभा को डिसॉल्व भी किया जा सकता है कि बाई चांस अगर सरकार गिर जाती है तो हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। टू बी अ मेंबर, अगर आप चाहते हो कि मेरे को तो लोकसभा का मेंबर बनना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा या फिर आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नागरिक होना चाहिए, किसका? भारत का, ठीक है। नागरिक होना बहुत जरूरी है आपका। दूसरा, 25 साल से आपकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एज आपकी किस से ज्यादा होनी चाहिए? 25 साल से। अगर आप 18, 19, 20 साल के हो तो आप अभी मत सोचो कि लोकसभा के इलेक्शन होंगे और हम जीतेंगे, ठीक है। आप खड़े होने की भी मत सोचना, ओके। उसके बाद अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे अगर आप जीत भी गए हो तो आपको हटाया कैसे जा सकता है, वो भी देखते हैं हम कुछ चीज। अगर आपने लोकसभा के मतलब एमएलए के हरियाणा के अंदर भी खड़े होकर इलेक्शन लड़े हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप एक एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हो। दूसरी तरफ आप यूपी के अंदर भी एमएलए का सेम वही पोस्ट पर क्या लड़ रहे हो, इलेक्शन लड़ रहे हो। मतलब 2-2 जगह से खड़े हुए। अब आप दोनों जगह से क्या हो गए, जीत गए हो। तो आपको एक जगह से अपना हटवाना पड़ेगा नाम, ठीक है। आपको एक जगह से क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा या फिर रिजाइन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप हरियाणा के अंदर या फिर यूपी के अंदर एक जगह के ही एमएलए बन सकते हो, ओके। आप जीत 10 जगह से जाओगे, लेकिन खड़े हो गए आप, ठीक है। आप जीत गए हो, इतना भी ठीक है। लेकिन उसके बाद आप एमएलए एक जगह से ही बन सकते हो, ओके। उसके बाद मेंबर, अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम कर रहा है, स्टेट लेवल पर भी काम कर रहा है, मतलब वो एमएलए भी बनना चाह रहा है लेकिन स्टेट लेवल पर भी कोई ना कोई ऑफिस होल्ड करे बैठा है, मतलब कोई ना कोई जॉब है उसकी स्टेट लेवल पर, राज्य की सरकार के अंदर उसको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब राज्य लेवल तक उसको कोई है, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसको वो ड्यूटी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आप 10-10 ड्यूटी कर नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अनसाइड माइंड हो, मतलब आप मेंटली कोई दिक्कत है आपको, तो भाई आप जब भी नहीं खड़े हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप 60 दिनों तक किसी भी मीटिंग में नहीं आते हो, लोकसभा की अगर मीटिंग होती है और आप 60 दिनों तक नहीं आए हो, आपने प्रेजेंट नहीं करी है किसी भी मीटिंग के अंदर, अगर आप एब्सेंट रहे हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर आप चले गए हो अमेरिका में और अमेरिका में आपने वहां की नागरिकता को ले लिया है, तो आप यहाँ पे भी एमएलए नहीं रह सकते हो, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, ओके
ओके उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे लोकसभा हुआ। अब इसके बाद हम राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसके अंदर 250 मेंबर होते हैं, ठीक है, मतलब 250 से आपको कभी भी ज्यादा मेंबर नहीं मिलेंगे। ऊपर कितने थे, 552 थे ना, 552 ही थे, हाँ 552 मेंबर थे। यहाँ पे 250 मेंबर से ज़्यादा आपको राज्यसभा के अंदर नहीं मिलेंगे। 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं किसके थ्रू, हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, मतलब प्रेसिडेंट चुनता है 12 मेंबर को, किसके ऊपर, जिनके अंदर स्पेशल स्किल होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, उनको देखकर हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 12 मेंबर को चुनते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ठीक है, ये सब कौन आते हैं, इनके पास स्पेशल नॉलेज होती है उन सब चीज़ों के बारे में, तो इनको कौन चुनता है, हमारे प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। राज्यसभा के अंदर हमारे लोकसभा के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनको लोकसभा के थ्रू चुना जाता है। जो हमारे एमएलए होते हैं वो किनको चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, ठीक है। वही सेम होता है, अगर यूपी बड़ा है तो यूपी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगे, आपको एमपी मिलेंगे, ठीक है। अगर छोटा सा कोई नागालैंड है तो वहां पे भी आपको कम मिलेंगे, राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे कम मिलेंगे, ठीक है। नागालैंड के अंदर आपको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आपको 34 रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ना, अगर सरकार गिर जाती है तो हट जाती है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि 1/3 मेंबर को रिटायर किया जाता है हर 2 साल के अंदर, और हर 2 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं किसके, 1/3 मेंबर के। देखो, जिसको 4 साल पहले क्या बनाया होगा, राज्यसभा का मेंबर बनाया होगा, ठीक है, और जिसको 6 साल पहले बनाया होगा, और किसी को 2 साल पहले बनाया होगा। जिसको 4 साल पहले मेंबर बनाया होगा राज्यसभा, क्या उसका 6 साल पूरा कंप्लीट हो गया टेन्योर, नहीं हुआ है, ठीक है। पूरा टेन्योर कितना होता है राज्यसभा के मेंबर का, 6 साल का। अगर जिसका 4 साल कंप्लीट हो गया, उसका अभी 2 साल बचा है, उसको 2 साल बाद हटाया जाएगा, ठीक है, उसको 2 साल बाद रिटायर किया जाएगा। लेकिन जिसको 6 साल पहले इलेक्ट किया गया होगा, उसको अब हटा दिया जाएगा, ठीक है। हर 2 साल में क्या कर दिया जाता है, 300 में से 100% को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एंड 100% को फिर इलेक्ट किया जाता है। ओके, यही है। जिसका 2 साल कंप्लीट हुआ है भी, उसका 4 साल और चलेगा, जिसका 4 साल कंप्लीट हो गया है उसका भी 2 साल चलेगा, जिसका 6 साल है वो उनका निकाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद उतने ही मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट कौन करते हैं इनको, लोकसभा के मेंबर, जिनको हम चुनते हैं, वो किनको चुनते हैं, हमारे राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। अब कुछ स्पेशल पावर होती है राज्यसभा के पास, क्या होती है, देख कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, 2 पावर देता है, कुछ स्पेशल पावर देता है। क्या देता है, पहली पावर तो आर्टिकल 249 के अंदर है कि अगर कभी भी नेसेसरी या फिर कभी भी कोई नेशन के इंटरेस्ट पे कोई भी लॉ पास करना हो, ठीक है, जैसे कि स्टेट लिस्ट का मैटर है वो, देखो 3 लिस्ट होती है, एक यूनियन, स्टेट एंड देन कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट कौन संभालता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार संभालती है उसको, ठीक है। जो बड़े बड़े मैटर होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्री से हमारे दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये कौन देखता है, यूनियन गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। स्टेट लेवल पर कौन करता है, राज्य सरकार करती है, एजुकेशन वगैरह हो गए ये सब। और कॉन्करेंट के अंदर हमारी राज्य सरकार भी, एंड देन उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो दोनों क्या करती है, आपस में मिलकर काम करती है, उन मैटर पे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। लेकिन कोई मैटर है स्टेट लिस्ट का, किसी स्टेट लिस्ट का मैटर है कि उसके ऊपर कौन अपना वो रिजोल्यूशन पास कर सकता है, स्टेट लिस्ट ही, मतलब राज्य की सरकार ही उस मैटर पे बात करेगी और कोई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे राज्यसभा के मेंबर है, वो चाहते हैं नेशन के लिए, वो काफी इंटरेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको लॉ को पास कर सकते हैं, लेकिन वो लॉ सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होगा, 1 साल के बाद वो लॉ नहीं चलेगा। सेकंड बोला जाता है, लोकसभा के पास आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग दूसरी स्पेशल पावर है कि अगर उनको कभी भी कोई रेजोल्यूशन पास करना है, किसके ऊपर, कोई भी ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, मतलब जैसे IAS IPS ऑफिसर, उनको लगता है कि कोई एक और पोस्ट होनी चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़रूरत है हमारी कंट्री को उसकी, तो वो क्रिएट कर सकते हैं।
आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 249 स्टेट लिस्ट वाला एंड देन आर्टिकल 312 हमारा ये वाला, ठीक है। एंड देन एक बात हमेशा रखनी है कि जो 2 आर्टिकल है ना, ये जब भी वैलिड माने जाएंगे, जब ये रेजोल्यूशन जब भी पास होगा जब हमारे 300 में से 100 मेंबर राजी होंगे, ठीक है। अगर उनकी वोट होगी, वो राजी है कि हाँ ये क्या बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, किसके अंदर राज्यसभा के जो मेंबर है ना उनमें से 300 में से 100 तो राजी होने चाहिए, ठीक है। टू थर्ड मतलब 300 में से 200 लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रेसिडेंट के ऑफिसर्स की बात करें, लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है एंड देन स्पीकर नहीं आता, स्पीकर एब्सेंट होते हैं तो हमारे डिप्टी स्पीकर काम करते हैं उनकी जगह। राज्यसभा के अंदर हमारे चेयरमैन होते हैं, अगर चेयरमैन नहीं आते तो हमारे डिप्टी चेयरमैन, उनकी जो भी ड्यूटीज होती है, जो भी फंक्शन होते हैं, कौन करते हैं, हमारे डिप्टी चेयरमैन करते हैं उनकी ड्यूटीज को। अब हम देखते हैं स्पीकर। अगर आपसे कोई पूछेगा स्पीकर कौन है लोकसभा का, तो आपको बोलना है ओम बिरला जी कौन है, स्पीकर है। आपने इनको देखा भी होगा कभी लोकसभा की मीटिंग के अंदर, अगर कभी टीवी चैनल मूवी की जगह कभी न्यूज़ चैनल पे खोला हो तो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर इस फोटो में देख लो, ठीक है। अब जो इनके ऑफिस होते हैं ना, जो इनकी पोस्ट होती है ना, वो दिखाती है काफ़ी डिग्निटी और अथॉरिटी वाली जॉब होती है, ठीक है, काफ़ी ऊंची जॉब होती है इनकी। स्पीकर का काम क्या होता है, अगर इनको कभी भी इलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब अगर इनको इलेक्ट कर दिया जाता है इनके ऑफिस में, अगर कोई स्पीकर बन गया है तो उससे एक्सेप्ट किया जाता है कि वो कभी भी एक पार्टी को फेवर नहीं करेंगे, ठीक है। वो कभी पार्शियलिटी नहीं करेंगे किसी भी काम में, किसी भी डिसीजन में। ये नहीं बोलेंगे कि मैं बीजेपी के साथ दूंगा, मैं कांग्रेस का ही साथ दूंगा, कभी एक पार्टी को फेवर नहीं करेंगे, ठीक है। इनका काम होता है हाउस में ऑर्डर मेंटेन करने का, कि हाउस में क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, और यही बताते हैं कि क्या क्या रूल होना चाहिए, यही सारे रूल्स को बताते हैं कि आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए, यही करना चाहिए। स्पीकर का माना जाता है लास्ट डिसीजन। अगर कोई भी मैटर आता है हमारे लोकसभा के अंदर, कोई भी बात छिड़ती है, तो फाइनल डिसीजन हमारा किसका होता है, स्पीकर का होता है। स्पीकर ने बोल दिया कि हाँ ये है, ये होना चाहिए, तो वही होगा, ठीक है। जैसे हमारी क्लास के अंदर टीचर होती है ना, बच्चे शोर करते रहते हैं, नहीं मैम कल टेस्ट नहीं लेना, कल नहीं लेना। अगर टीचर ने बोल दिया कल टेस्ट होगा तो होगा ही, ठीक है, फिर कोई नहीं बोलेगा। ऐसे स्पीकर का काम है कि हाँ ये लॉ पास होना चाहिए, या फिर फाइनल डिसीजन माना जाता है किसका, स्पीकर का, ठीक है, किसी मैटर को। स्पीकर का ही काम है बताना कि ये बिल है या फिर मनी बिल है। अब बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है वो आपको आगे पता चल जाएगा, आगे टॉपिक है, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमेशा बिल लोकसभा के अंदर पास किया जाता है, राज्यसभा के अंदर नहीं किया जाता, बस एक बात याद रखना। उसके बाद यही डिसाइड करते हैं कि आपको क्वेश्चन पुट करना है, आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, आप कांग्रेस पार्टी के हो, बीजेपी पार्टी का अगर कोई भी कैंडिडेट आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो ओम बिरला जी बताएंगे कि आपको उनका रिप्लाई देना है या नहीं देना है, ठीक है। एक इसका काम होता है, स्पीकर का काम होता है। स्पीकर क्या करते हैं, अगर बाई चांस कोई भी ऐसा मैटर है हमारी किसके अंदर, लोकसभा के अंदर छिड़ा है, कि उनको नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में, कि साइंस के ऊपर कोई भी ऐसा कानून आना चाहिए, कि साइंस को लेकर कोई भी आ गया है, हमारे एमपी एमएलए को क्या पता साइंस के बारे में, उन्होंने कोई वो थोड़ी नहीं कर रखी एमबीबीएस, है ना, तो वो किसी ये हमारे जो स्पीकर है ये अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी कमेटी को, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनकी सैलरी होती है वो अलॉटेड होती है किससे, कंसोलिडेट फंड से, इंडिया के कंसोलिडेट फंड से, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिलती है इनको। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, अगर सरकार गिर जाती है तो हमारी लोकसभा भी गिर जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे स्पीकर होते हैं, जब तक नया स्पीकर नहीं आता, स्पीकर की वही पावर होती है लोकसभा के अंदर, स्पीकर को नहीं हटाया जाता, ठीक है। उसके बाद अगर स्पीकर छुट्टी पे होते हैं तो हमारे डिप्टी स्पीकर इनकी जगह काम करते हैं, ठीक है। कौन संभालते हैं, डिप्टी स्पीकर। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के अंदर हमारे कौन है चेयरमैन, कौन है हमारे चेयरमैन राज्यसभा के, जगदीप धनखड़, ठीक है। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन है हमारे हरिवंश नारायण, ओके। जो ये हमारे जगदीप धनखड़ है ना, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी है, क्या है, वाइस प्रेसिडेंट भी है। ये वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये दोनों हाउस से इलेक्ट होके आते हैं, लोकसभा से और राज्यसभा से इनको इलेक्ट किया जाता है, सेम ऐसे जैसे हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वही सिंगल ट्रांसेबल वोट वाला सिस्टम है इनका।
सीक्रेट बैलेट के थ्रू इनको क्या कर दिया जाता है, इलेक्शन होते हैं। मतलब कि इनके जो इलेक्शन होते हैं ना वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। जो हमारे एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, वो अपनी चॉइस बताते हैं कि हाँ इनको बनाना चाहिए फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे दूसरा, तीसरा, ठीक है। जितने भी खड़े होते हैं कैंडिडेट उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट उनकी चॉइस ये रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये रहेंगे जगदीप ढांका, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, ये सब ऐसे, ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू। और बताया नहीं जाता कि किसने किसको चुना है, ठीक है, ये नहीं पता चलता। और उसके बाद जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या होते हैं, हाँ ये ना ही मेंबर होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, ना ही लेजिस्लेटिव किसी भी स्टेट के, मतलब किसी भी लोकसभा के ना मेंबर रहते, ना ही पार्लियामेंट के रहते। सिर्फ ये हमारे राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। और 5 साल तक ये अपनी ड्यूटी को अच्छी खासी तरीके से पूर्ण करते हैं, अच्छे से अपनी ड्यूटी को करते हैं। मतलब 5 साल का इनका पूरा टेन्योर होता है। लेकिन अगर बाई चांस कोई भी वाइस प्रेसिडेंट चाहता है कि मेरे को रिजाइन देना है, मेरे को नहीं रहना है इस जॉब पे, मुझे अपने ऑफिस को ज़्यादा टाइम तक नहीं संभालना, तो वो रिमूव हो जाते हैं अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राज्यसभा के मेंबर मेजोरिटी ऑफ लोग कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हैं और एग्री है राज्यसभा के और लोकसभा के, तो वो हटा सकते हैं किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और सेम चेयरमैन का भी सेम काम होता है जैसे स्पीकर का काम होता है लोकसभा के अंदर। सेम मैंने आपको बताया, ऑर्डर मेंटेन करना, क्वेश्चन का परमिशन देना, यही काम होता है हमारे किसका, चेयरमैन का, ठीक है। अब आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको मिलेगी वो टेलीग्राम पर, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।